जय श्री राम। हमारे सामने एक 37 वर्षीय युवक की कुंडली है। 24 अक्टूबर 1983 को आपका जन्म हुआ है, रात के 9:05 पर। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय मिथुन लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा कुंडली में वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। जब इस कुंडली को मैंने देखा तो इसमें लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में एक चीज कॉमन निकल के आई। कॉमन का मतलब होता है यहाँ पर जो केंद्र स्थान होता है कुंडली का, ये चारों स्थान ये खाली हैं। नवांश कुंडली में भी केंद्र स्थान पूरी तरीके से खाली है। जब कहते हैं कुंडली का केंद्र स्थान उसका स्तंभ, उसका पिलर होता है कि व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया वहाँ रहकर सामाजिक रूप से अपना एक अच्छा दायरा बनाना, लोगों के बीच अच्छी उठबैठ बनाना और प्रसिद्धि प्राप्त करना पिलर का काम होता है, यानी कि केंद्र का काम होता है। जब ये केंद्र दोनों खाली हों तो एक बात निश्चित है, शास्त्र इसको छत्र भंग योग बोलता है। छत्र मतलब आपके सिर के ऊपर जो छत्र है, जो छाया है, वो भंग हो चुकी है। उस भंग होने के कारण आप जहां पैदा हुए वहां का सुख आपको जीवन में नहीं मिलेगा। आप अवश्य ही अपने स्थान से कहीं दूर जाके काम नौकरी करेंगे, वहां रहेंगे। कभी कभी ऐसे लोग बाग विदेश में जाके रहते हैं, लेकिन जब छत्र भंग योग जीवन में होता है तो ये जीवन में बहुत लंबे समय तक लोगों को एकांतवास महसूस कराता है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अगर व्यक्ति एकांत महसूस करे तो वो इन योगों के कारण होता है। दूसरा उदाहरण उसका है कि कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है। चंद्रमा आपकी मानसिकता को प्रेजेंट करता है, बताता है कि आपकी मानसिकता आपके जीवन में कैसी रहेगी। जब उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो तो यह आपको अवसाद दे सकता है, टेंशन दे सकता है, नेगेटिव फीलिंग्स दे सकता है, गुस्सा दिला सकता है आपको, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का कारक है। वहीं ये चंद्रमा दूसरे घर का मालिक होकर द्वादश में, दूसरा घर कुटुंब का भाव है, कुटुंब से दूर रहने का योग। वहीं व्यक्ति को जीवन में अपने धन को जोड़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन धन संचय के लिए अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को अपने जीवन में पैसा कमाने के अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन वो जोड़ने पे उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी तरीके से उसका पैसा आए दिन किसी न किसी काम में खर्च होता रहता है। चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में हो तो शास्त्र के अनुसार ये कॉम्बिनेशन मानसिकता के लिए अच्छा नहीं। चंद्र राहु से संबंधित दशाएं जीवन में जब भी आएंगी वो तनाव देंगी। कुंडली में बृहस्पति को आप देखिएगा कि बृहस्पति छठे घर में राहु केतु अक्ष पे है। सप्तमेश का छठे घर में जाना, राहु केतु अक्ष पे होना और मंगल से दृष्ट होना विवाह में विलंब के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में समस्या दिखाने का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लग्न कुंडली में दिखाई दी। वहीं बृहस्पति दशमेश है। दशम का मालिक जब छठे घर में हो तो प्रोफेशन के लिए संघर्ष होता है। जीवन में नौकरी के क्षेत्र से ही फायदा मिलेगा। अगर आप बिजनेस लाइन में जाने की इच्छा करेंगे तो ये आपको लॉस ही दिखाएगा। ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर द्वादश भाव को देख रहा है जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, यानी पैसा कमाने के लिए जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाने का योग, बाहर जाने का योग इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है। नवांश कुंडली को हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। नवांश कुंडली में लग्न और सप्तम दोनों के मालिक बाहर हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये संभव है कि शादी के बाद व्यक्ति विदेश चला जाए। क्या पता पत्नी कमाने वाली हो, उसको विदेश में ऑफर मिल जाए, उसके साथ साथ ये भी चले जाएं, इनको भी मिल जाए, या ये पत्नी को लेके वहाँ चले जाएं, कुछ भी है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनता है। वहीं दूसरी तरफ जब लग्नेश सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हों तो ये अच्छा नहीं होता। फिर से ये मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, विवाह में विलंब भी देता है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी देता है। अगर पत्नी की कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो कभी कभी विवाद बहुत लंबे स्तर तक बढ़ जाता है।
और उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन ठीक है तो विवाद हो जाता है, लेकिन वो सॉल्व हो जाता है, फिर से जीवन आगे चल जाता है। मंगल शुक्र का योग तीसरे घर में है। अट्रैक्शन के लिए अगर देखें तो अच्छा है, जीवन में सुख सुविधाओं प्राप्त करने के लिए देखें तो यह योग अच्छा है। सुख साधन के लिए व्यक्ति का आकर्षित होना, अपने बल पर सुख साधन एकत्रित करने के लिए भी यह योग माना जाता है। तीसरे घर का मंगल बहुत अच्छा होता है। यह ग्रह आपको सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति अपनी खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से प्रगति होने के लिए भी इस कॉम्बिनेशन को माना जाता है। मंगल छठे घर को वापस दृष्टि देता है। कहते हैं जिस भाव का मालिक जिस भाव को देखे उस भाव को बलि बनाता है। यानी आपके भीतर साहस की कमी नहीं है, संघर्ष करने की कमी नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अपने से छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद कराने में सक्षम है। उनके साथ इनकी अच्छी सेटिंग नहीं बैठ पाती है, क्योंकि एक तो मंगल वहाँ है छठे का मालिक होके, तीसरे घर का मालिक जो सूर्य है वो नीच का है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छा नहीं दिखता। आपने पूछा भी है, यंगर ब्रदर हाउ विल हिज रिलेशनशिप विल बी विद हिम। तो ये भाई साहब मुझे कोई बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं लगी। कभी कभी ऐसा भी बहुत होता है कि भैया फ़ोन पर ही बातचीत रह जाती है, क्योंकि दोनों इतनी दूर रहते हैं जीवन में कि मिलन ही नहीं हो पाता। पंचम भाव शुक्र के बारे में थोड़ा बात करेंगे। शुक्र तीसरे घर में है। कभी कभी शुक्र जब तीसरे और द्वादश का मालिक होकर भी तीसरे में हो, आप अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए भी घर से दूर रह सकते हैं, वो भी योग इस कुंडली में है। पंचमेश का तीसरे घर में जाना, शिक्षा में लाभ, शिक्षा के प्रति मेहनत करना, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को बनाना भी इस कॉम्बिनेशन के कारण संभव है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, योजनाएं, संतान के लिए देखा जाता है। जब वहाँ पर अष्टमेश शनि हो, नीच का सूर्य हो, तो यह संतान प्राप्ति में बाधा का योग भी होता है। यानी इनके भाग्य से संतान प्राप्ति में डिले होना या परेशानी होना योग दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ लग्नेश भी हैं। लग्नेश इस बात को बल दे रहे हैं। लग्नेश इस बात के लिए कह रहे हैं कि चलो जी, मैं एक अच्छे घर का मालिक होकर पंचम में हूँ, आपको संतान का सुख मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ लग्नेश पंचम में हो, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, व्यक्ति दार्शनिक स्वभाव का है, व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला है, व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि लग्न भी वायु तत्व राशि का है और आपका ग्रह जहाँ बैठा है वो भी वायु तत्व राशि का। जब वायु तत्व राशि ज़्यादा प्रभावित हो तो ऐसे लोगों के दिमाग स्थायी नहीं रह पाते। यानी इनके मन के अंदर विचार और योजनाएं लगातार चलती रहती हैं। कोई अचीवमेंट था वो प्राप्त कर लिया, लेकिन अगली योजना इनके दिमाग में तैयार है। शनि को देखें, अष्टमेश है लेकिन नवमेश होकर पंचम में उच्च का है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, मास्टर्स कर लेते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। वो कॉम्बिनेशन भी इसके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस ठीक हैं। वहीं अष्टमेश होके है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो देता है। कुंडली में पंचम भाव से शिक्षा देखी जाती है। कुंडली के हिसाब से कॉम्बिनेशन शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन बात यह है कि अगर सही समय पर सही दशा आती है तो ही शिक्षा अच्छी होती है, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक होती है। आपको भाई साहब बृहस्पति की महादशा चल रही है नवंबर 18 से। उससे पहले आपको राहु की दशा थी। राहु आपका 12वें घर में बैठा। 12वें घर में राहु जब हो, उसकी दशा चल रही हो, वो शुक्र की राशि में, शुक्र तीसरे घर में, इसका मतलब उस दौरान भी जातक ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। हो सकता है उसकी पढ़ाई भी अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर हुई हो या स्थान परिवर्तन करके हुई हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद ही वो कहीं घर से बाहर दूर चले गए। पिताजी ने कहीं दूसरी जगह मकान बना लिया, फादर का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, फादर का कहीं और काम हो गया, तो पैदाइश कहीं की रह रहे हैं कहीं और जाकर। ऐसा भी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। जब बृहस्पति छठे घर में राहु केतु अक्षस में मंगल से दृष्ट हो, सबसे पहला इंडिकेशन है भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।
अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने मत दो, अपने फैट को बढ़ने मत दो, अपने लीवर को खराब खान पान से गलत दिनचर्या के कारण खराब मत कर लेना, ऐसा आपका बृहस्पति कहता है। ये बृहस्पति कहता है कि ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज कोई ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। ये बृहस्पति कहता है नौकरी के क्षेत्र से आपको फायदा मिलेगा। ये बृहस्पति कहता है कि दशमांश में जब ये छठे घर में है तो आपको घर से दूर जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन से विदेश में भी नौकरियां मिल जाती हैं। अभी दिसंबर 20 से जुलाई 23 तक गुरु में शनि की दशा है। शनि नवमेश होके बैठा है, यहाँ नवमेश होके पंचम में है, उच्च का है, उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन अष्टमेश होके यहाँ है, थोड़ा संतान में विलंब देने के योग हैं। साथ ही साथ अभी आजकल शनिदेव जो हैं वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि अष्टम भाव में शनि लग्न से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल 22 तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अप्स एंड डाउन के लिए नहीं लेना है। उसके बाद ही आपको प्रयास करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। अगर कोई नौकरी बदलने का या काम बदलने का मन है तो उसे विचार निकाल दो और अप्रैल 22 तक बहुत शांत तरीके से बैठ के काम करो। अभी क्या चल रहा है, गुरु शनि बुध, समय ठीक चल रहा, समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जहां जिस जगह काम कर रहा होता है वहां के डिपार्टमेंट्स में भी बदलाव हो जाता है, उनको काम करने के लिए किसी दूसरी जगह भेज देते हैं। या कुछ दिन पहले एक हॉरोस्कोप ऐसी आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे कंपनी वाले कुछ लोगों को विदेश में भेज रहे हैं। तो ऐसा भी योग आपकी इस कुंडली से मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर उस तरीके का है तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी अप्रैल 22 तक थोड़ा सा संयम के साथ चलना होगा। कुंडली में बार बार योग आया है कि भाई साहब रहोगे तो घर से दूर और विदेश। ये जो जुलाई 23 से अक्टूबर 25 के बीच का जो समय है ये बहुत ज़्यादा प्रबल योग है आपको दूर स्थान से जोड़ना, विदेश में ले जाकर कार्य कराने का। क्योंकि आपने पूछा है विल ही सेटल डाउन इन इंडिया और अब्रॉड, तो ये अब्रॉड में जाके काम करने का बड़ा अच्छा योग है, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी। प्रोफेशन विल ही डू जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड एंड व्हेन ही विल बी सक्सेसफुल, मैंने बता दिया नौकरी से ही सफलता है। और अभी जब बृहस्पति में बुध आ जाएगी, समय अभी भी कोई खराब नहीं चल रहा। जब प्लेनेट 8th हाउस में ट्रांजिट करे और कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो, खास तौर पे दशमांश में शनि यहाँ है, अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई चेंजेस ना लाएं, चुपचाप अपनी जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ करें। क्योंकि समय आपका ठीक है, लेकिन ऐसी दशाओं में व्यक्ति से खुद गलती होती है और उसको जॉब लॉस हो जाता है। ऐसा भी योग इस कुंडली में है। मेरे हिसाब से ये समय अभी भी प्रगति के लिए ही है, ठीक ठाक चल रहा है आपके लिए। मैरिज विल इट बी लव और अरेंज एंड व्हेन विल इट हैपन, शादी से संबंधित हम शुरू से ही बात इस हॉरोस्कोप में कर रहे हैं कि विवाह में विलंब के साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। गुरु में शनि की दशा चल रही है, गुरु शनि में शादी से संबंधित अरेंज के तौर पर कोई भी प्रबल योग नहीं बनता। शनि यहाँ पंचम में है, यहाँ पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अगर जीवन में कोई भी महिला जिसको आप पसंद करते हैं, फटाफट से वहाँ योग बनाओ और शादी करो, क्योंकि अरेंज मैरिज का योग तो भाई साहब अब भी नहीं है और आने वाले 3-4 साल तक भी नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने जीवन में अगर किसी को पसंद करते हैं, क्योंकि कुंडली में है दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन लगा हुआ है, तो आप इसे और डिले ना करते हुए मैरिज में तब्दील कर लीजिए, क्योंकि अरेंज मैरिज करने के योग इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं सफलतापूर्वक, और भविष्य में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि जब तक गुरु में शनि चल रहे हैं जुलाई 23 तक, आपकी शादी जो भी होगी या तो बहुत ज़्यादा जान पहचान में हो जाएगी या प्रेम विवाह हो जाएगा, लेकिन होगा ऐसा अवश्य, क्योंकि
नॉर्मल तौर पे कोई लड़की सर्च करना, उसको देखना, अरेंज मैरिज करना, वैसे प्रबल योग आपकी कुंडली में नहीं चल रहे हैं। चिल्ड्रन व्हेन एंड हाउ मैनी, शादी के बाद ही चिल्ड्रन होंगे। और जुलाई 23 से अक्टूबर 25 जब इनको गुरु में बुध की दशा आएगी, मैंने आपको बताया भी था कि बुध पंचम में है, सप्तांश कुंडली में भी पंचम में है, तो गुरु में बुध में निश्चित संतान होगी, क्योंकि उससे पहले इनकी शादी भी हो जाएगी। इनके हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों संतान के योग दिखते हैं, यानी लड़का और लड़की, 2 से अधिक संतान यहाँ दिखती नहीं है। बाकी संतान देने वाली माता है, जननी है, उसकी कुंडली में भी इस चीज़ का विचार अवश्य करना चाहिए। हेल्थ वाइज वो भाई साहब मैंने आपको बता दिया कि भैया मेरे हिसाब से जो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो गुरु की दशा में कैसे होने चाहिए, और ये हेल्थ के हिसाब से भी, और आगे इनका मस्तिष्क भी ठीक रहे, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, गुस्सा ना करें, इन सब से बचने के भाई साहब मैं उपाय भी आपको बता दूंगा। अगर इन्होंने करे तो इनको मिलेगा लाभ। जब बृहस्पति की महादशा बहुत लंबी हो, बृहस्पति कुंडली में पीड़ित हो, जो कि प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करा रहा हो और मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल करा रहा हो, ऐसे में व्यक्ति को बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए। रोजाना नाभि पे और मस्तक पे केसर का या पीला केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः बीज मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप करना चाहिए। ये वो उपाय हैं जो निरंतरता से करने होंगे, इनको फायदा मिलेगा। इस हॉरोस्कोप वाइज सिर्फ मैं पन्ना रतन पहनने की ही सलाह दूंगा। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में एक पन्ना रतन धारण करें। आपको अगर चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक आपको भेज सकता हूँ। ये उपाय करें, व्रत रखें। जो तिलक लगाने के लिए बनाया होगा है बृहस्पति, क्योंकि मैं आपको कोई बहुत बड़े उपाय नहीं बताए, सिर्फ एक ही उपाय बताया है, इसलिए कोशिश करें 5 माला करें कम से कम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की माला कपड़े के थैले से ढककर करें। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें, रुद्राक्ष की माला से करें। जिस दिन इसकी माला शुरू करें उस दिन भगवान बृहस्पति देव के लिए कुछ अवश्य निकाल कर रखें। जैसे बाजार से आप 12 केले ले आइए, केले लाके वहाँ रखें, उनके ऊपर हल्दी का टीका लगाएं, कुछ दक्षिणा रखें और भगवान बृहस्पति देव के भगवान के आलय में बैठें और उनसे कहें, प्रभु मुझ पर अपनी कृपा करो, मेरे द्वारा जो परेशानियां हैं उनको हरो, मैं आपकी पूजा करना प्रारंभ कर रहा हूँ। अपना बीज मंत्र का जो माला है उसका जाप करो। बाद में ये केले और दक्षिणा मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दान दो और उनके पैर छू के आशीर्वाद लो। फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू लगातार रोजाना माला जपते रहो, क्योंकि हर पूजा शुरू करने से पहले संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब और उपाय कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक रतन पहनने के लिए बताया है और उपाय बताए हैं। ये उपाय जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियां ठीक होंगी। एक लास्ट चीज़ और, कि जब राहु और बृहस्पति केतु अक्ष में आ जाता है तो इसको कालसर्प दोष या कालसर्प योग कलयुग में कहते हैं। इस योग का निदान सिर्फ होता है जाके उज्जैन में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जाओ, वहाँ किसी पंडित से बात करो, वो आपकी इनकी एक पूजा करा देंगे। और साथ ही साथ अपने आप को, आपके क्रोध में भी इसको लाभ मिलेगा, मानसिक शांति भी आपको मिलेगी, आपके जीवन से कष्ट को भी ये काट देगा। और साथ में एक बार रुद्राष्टकम का पाठ दिन में एक बार जरूर कर लेना किसी भी समय। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।